वन टू थ्री। जय हिंद क्लास, सिट डाउन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई टेबल ले लें और इसके अंदर मैंने बोला कि ये हमारे मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ अगर मैंने 10 लिखा, मान लो 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क्स लाने वाले भी 5 स्टूडेंट हैं और 30 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10 मार्क्स कितने बच्चे लेके आ रहे हैं? 5 बच्चे लेके आ रहे हैं। मतलब कि ये जो 5 है ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है उन बच्चों की जो 10 नंबर लेके आए हैं, ठीक है ना। 10 नंबर कितनी बार आया है? 5 बार। तो इसी 5 को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी बार डाटा रिपीट हुआ है वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक। तो 20 नंबर लाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 नंबर लाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये अलग अलग तरीके का होता है, 2 तरीके का है। इसके अंदर सबसे पहले हमें सीखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं संचयी बारंबारता। यही करते रहे, चलो। संचयी बारंबारता, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो समझो ध्यान से। यहां पर अगर आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं, यहां मान लो कि आपको x दिया हुआ है कोई नंबर, जो कि आपको दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहां इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 3, 4, 5, 6। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? अगर हम इसको ये लिखें कि हमारे पास ये किस तरह का डाटा है भाई, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? डिस्क्रीट डाटा है। ये है आपके पास डिस्क्रीट डाटा, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट डाटा के अंदर हम कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट करते हैं, कोई भी संचयी बारंबारता नहीं निकलती है। संचयी बारंबारता आप किसके अंदर निकालते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो ये डाटा कैसा होना चाहिए हमारा? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर तो आप निकाल ही नहीं सकते, आप किसके अंदर निकाल सकते हैं? केवल कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो इस डाटा के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट की जाती है। तो कहां पर काउंट करेंगे? तो उसकी टेबल किस तरह की होती है देखो। सी, अगर मेरे पास इस तरह से है कि अगर हमने कॉन्टिन्यूअस डाटा लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स लिखे हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट करनी है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी लेस देन टाइप और एक होती है आपकी मोर देन टाइप। इस लेस देन टाइप को आप बोलते हैं कि संचयी बारंबारता से कम और मोर देन टाइप को बोलते हैं आप संचयी बारंबारता से अधिक, ठीक है। तो इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता से कम या CF से कम और ये संचयी बारंबारता से अधिक। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हम लेस देन टाइप की बात करेंगे। तो लेस देन टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसे समझो ध्यान से। लेस देन का मतलब कि अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि लेस देन 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो लेस देन 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? बताओ कितने हैं, बताओ ना। 0 है। लेस देन, ये 0 से 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट थे, टोटल कितने? 10। तो अगर मैं लेस देन 10 पूछ रही हूँ तो कितने हो गए? 10 हो गए। अगर हम पूछे कि लेस देन 20 कितने हैं, तो लेस देन 20 कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 10 30 हो जाएंगे ना। तो लेस देन 20 मतलब हो गया 30। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर बताओ
लेस देन 30 लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे और लिख दोगे 60। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए लेस देन 40, तो लेस देन 40 लाने वाले कितने हैं? 100। तो लेस देन 40 लाने वाले 100। ये जो आपका लास्ट वाली टर्म आती है ये हमेशा इसके सम के बराबर आएगी, ठीक है? तो ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के सम के बराबर आनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपसे बोला जाए कि मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, तो मोर देन टाइप में क्या होता है? सी, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि मोर देन जीरो लाने वाले कितने बच्चे? 100 बच्चे हुए। ये सभी बच्चे मोर देन 0 के हैं, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 100। अब अगला आपसे पूछा जाए कि मोर देन 10 लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो फिर आप इस 10 को यहाँ से माइनस कर देंगे ना। मोर देन 10 मतलब ये वाले लोग नहीं आएंगे, तो कितना हो गया? 90। मोर देन 20 वाले कितने हो जाएंगे? 90 माइनस 20 मतलब 70। मोर देन 30 वाले कितने हो जाएंगे? 70 माइनस 30 मतलब 40। मोर देन टाइप में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम होता है। अगर ये दोनों पॉइंट आपके सेम आ जाते हैं, दैट मीन्स आपने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर आपका यहाँ पर आप देखिए लेस देन टाइप में, तो क्या चीज़ सेम होती है? टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेम होती है, तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अब इसका मतलब क्या है? मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप हम कैलकुलेट करते क्यों हैं और इससे आखिरकार हमें क्या बेनिफिट होता है वो हमें यहाँ समझना है, ठीक है? तो ये करता क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास मोर देन टाइप और लेस देन टाइप की अगर टेबल बन गई है तो इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हमें क्या बनाना है। देखो, ये बनाते हैं। कहाँ तक जा रहा है भाई? ये 100 तक जा रहा है। तो यहाँ 10 लिख लेते हैं। 20, 30, 40, 50 है तो 50 तक की है। यहाँ पे हम 20 का गैप कर सकते हैं। 20, 40, 60, 80 एंड 100। चलो सबसे पहले लेस देन का कर्व बनाते हैं। तो लेस देन 10 लाने वाले कितने हैं? 10 है। तो 10 पे क्या बन गया? 10 बन गया यहाँ कहीं। लेस देन 20 वाले कितने हैं? 30। तो 20 पे क्या बन गया? 30 बन गया। लेस देन 30 लाने वाले कितने हैं? 60। तो 30 पे कितना बन गया? 60। लेस देन 40 वाले कितने हैं? 100। तो 40 पे कितना बन गया आपका? 100 बन गया। तो ये ग्राफ बन गया आपका ऐसा। हाँ, ये चीज़ आगे जाएगा तो ऐसा बनता चला जाएगा ये, ठीक है? तो ये ग्राफ आपका कैसा बनता है? इस तरीका का। इसको आप क्या बोलते हैं? लेस देन टाइप कर्व। अब अगर हम मोर देन टाइप कर्व की बात करें तो इसमें क्या बन रहा है भाई? 0 पे कितना? 100। तो 0 पे कितना है आपका? 100 है। 10 पे कितना है? 90। तो 10 पे हमने बना दिया 90। उसके बाद 20 पे 70 है, तो 20 पे 70 बन गया। और 30 पे कितना है? 40 है, तो 30 पे आपने बना दिया 40, ठीक? तो इसका ग्राफ कैसा बन गया? ऐसा, ठीक? हाँ जी। अब क्या है कि ये दोनों ग्राफ कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उस परपेंडिकुलर से हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलता है। जैसे यहाँ पर मुझे 30 मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट मिलता है इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मीडियन, मतलब माध्यिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो लेस देन टाइप कर्व और मोर देन टाइप कर्व हमें क्या बताता है? क्या कैलकुलेट करते हैं इसको? मीडियन कैलकुलेट करने में यूज होता है इसका। तो यहाँ से हमें मीडियन कैलकुलेट हो जाती है। पर आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ लेस देन टाइप कर्व एंड मोर देन टाइप कर्व को कहा क्या जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? ओगिव्स। इसको बोलते हैं तोरण, ठीक है? क्या बोलते हैं? ओगिव या फिर तोरण कहते हैं। तो मोर देन टाइप कर्व एंड लेस देन टाइप कर्व को आप तोरण कहते हैं। और ये क्या बताता है हमें? मीडियन बताता है। यहाँ तक बात समझ आई है सभी को कि हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों कैलकुलेट किया और उससे हम क्या आगे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आपसे ये पूछा गया था कि अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हैं देन इनमें से क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। उसमें लिखा हुआ था मीन, मोड, मीडियन, नन।
तो क्या कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो हमें यहाँ से समझना जरूरी है कि पहली चीज लेस देन टाइप कर्व एंड मोर देन टाइप कर्व का नाम क्या है, क्या नाम है, ओगेव। और ये हमें क्या कैलकुलेट करके देगा, मीडियन। तो मीडियन आप यूजिंग द ग्राफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए कौन से ग्राफ का यूज करोगे, मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप, और मोर शॉर्टली इफ यू से तो क्या हो जाएगा, ओगिव कर्व। बात समझ आई है? चलो आगे समझते हैं। ये नेक्स्ट हम अपना टॉपिक ही समझते हैं, इसके आगे क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ये सीखा अभी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज हम कहाँ करते हैं और उसका यूज करके आप ग्राफ बना के क्या चीज वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसीज के अंदर ही कुछ मेन टर्म्स हैं, जैसे कि पहला है आपका क्लास लिमिट, जिसको आप बोलते हैं वर्ग सीमा। उसके बाद अगली चीज आती है आपका क्लास साइज, वर्ग आकार, ठीक है। थर्ड आता है आपका यहां से मिड पॉइंट ऑफ क्लास, जिसको आप बोलते हैं वर्ग का मध्य बिंदु। एंड नेक्स्ट आपका यहां से आता है क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बारंबारता। क्लास फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, वर्ग बारंबारता ही होता है। तो वर्ग बारंबारता क्या है समझो। अगर मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पर, ठीक है, ये टेबल अब हमें याद हो जाएगी कि हमारे पास एक मार्क्स होता है और एक कौन होता है, स्टूडेंट होता है। और मार्क्स हमारे 0 से 10 होते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल के अंदर में 4 बातें समझनी है, क्या क्या है। सबसे पहला आता है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा क्या है, तो वर्ग सीमा का मतलब है कि अगर आप कोई भी क्लास लेते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लास। 0 से 10 आपकी क्लास है, 10 से 20 क्या है, एक अलग क्लास है, 20 से 30 एक अलग क्लास है, और 30 से 40 एक अलग क्लास है। इस तरह से हमारे पास टोटल कितनी क्लास है यहाँ पर, 4 क्लास है। तो इन 4 क्लास में अगर मुझे क्लास लिमिट बोली जाए तो किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बोली जाएगी, पर क्लास लिमिट आप किसी भी क्लास की निकाले वो हर किसी के लिए सेम रहेगी। निकाली कैसे जाती है, अगर मैंने 0 से 10 लिया है तो इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, जिसको आप बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। और इसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, जिसको आप बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, उच्च नहीं बोलते, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक। तो हम इसका LCL या फिर और इसको बोलते हैं UCL। अब क्लास लिमिट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, चलो बता दो भाई क्या फॉर्मूला होता है फिर, UCL माइनस LCL। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दो तो हमें क्लास लिमिट पता चल जाती है। तो ये 10 माइनस 0 कर दोगे तो कितना आएगा, 10। अब अगर आप देखो तो हर जगह क्लास लिमिट 10 ही है ना, तो हम किसी भी क्लास से निकाल सकते हैं। वो हमें क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी आप कोई भी क्लास उठा के उसकी क्लास लिमिट बता सकते हैं। अगला आता है क्लास साइज क्या है। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज कैसे निकाला जाए भाई, अब यहाँ पर चलो भाई क्या करते हैं, जैसे मिडिल टर्म निकालते हैं। सुनो, यहाँ पर क्लास साइज का मतलब है अगर मेरे पास यही है आपका क्लास साइज, मतलब कि इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है वही आपका क्लास साइज है। तो अगर मुझे 0 से 10 के बीच में निकालना है क्लास साइज तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। यहाँ पर निकालना है तो वो भी कितना हो जाएगा, 10, ये भी कितना 10 और ये भी कितना 10। तो क्लास साइज मतलब कि आपने क्लास के बीच में कितना कितना इंटरवल लिया है, कितना कितना अंतराल लिया है, वही चीज आपका क्लास साइज बताता है। तो 10-10 का क्लास साइज हो गया। अब आता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास पे। तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास क्या है भाई, यहाँ पर अगर मेरे पास 0 से 10 की क्लास बोली गई है
तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय, तो अगर मुझे बोला है कि 0 से 10 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 5। अब मुझे ये बता दो, क्या मिड पॉइंट हर क्लास के लिए सेम रहेगा? नहीं, हर क्लास के लिए मिड पॉइंट अलग हो जाएगा ना। इसके लिए कितना होगा, और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 35, ठीक है। तो हर किसी के लिए मेरे पास मिड पॉइंट अलग आने वाला है। अगली चीज आती है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि आपको जो भी क्लास लिमिट दी हुई है, जो भी आपको क्लास पूछी जा रही है, वो क्लास आने की कितनी ज्यादा नंबर है, कितने नंबर, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कितने टाइम्स आ रहा है। तो 0 से 10 वाले में कितने नंबर हैं टोटल, 10। तो 0 से 10 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। 10 से 20 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 से 30 की, 30 से 40 की, 40। तो क्या क्लास फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या चीज सेम रहती है, क्लास लिमिट एंड क्लास साइज विल रिमेन सेम। उसके अलावा आपका क्लास की मिड पॉइंट और क्लास की फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। ठीक, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसके आगे अब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे। ये तो खत्म हो गया, वैसे टॉपिक ही खत्म हो गया।